जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सभी का पुनः एक बार फिर से संस्कृत मंच इस क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, संस्कृत व्याकरण क्या है क्या नहीं है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कौन सा उपसर्ग है, क्या धातु है इसके अंतर्गत, कौन सा प्रत्यय है, उसका लिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस संस्कृत शब्द को ही देखते हैं। इसमें प्यारे बच्चों देखिए, इसमें सम उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है और इसमें त प्रत्यय है और यह संपूर्ण शब्द हमारा नपुंसकलिंग का होता है। वापस से रिपीट करूं, सम इसमें उपसर्ग है, क्री इसमें धातु है और त इसमें प्रत्यय है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 निर्धारित की गई है। धातुओं की संख्या 4000 से ऊपर मानी गई है। प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय और तीसरा है हमारा स्त्री प्रत्यय। ये क्या होते हैं? कृत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु के साथ किया जाता है। धातु मतलब क्रिया, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, हंसना आदि। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम शब्द से करते हैं, शब्द से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हम स्त्री के नाम बनाने के लिए किया जाता है, स्त्री का नाम आदि के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है स्त्री प्रत्यय का। यहाँ पर जो त प्रत्यय हमारे जो संस्कृत में जो निर्धारित है वह प्रत्यय हमारा कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह प्रत्यय क्रि इस धातु से इसका प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह शब्द समुपसर्ग क्रि धातु त प्रत्यय में कृत प्रत्यय है। और ये संस्कृत जो हमारा जो शब्द है ये हमारा नपुंसकलिंग का शब्द है। अब इसमें संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर हैं, कितनी व्यंजन हैं, क्या अनुनासिक वर्ण हैं, क्या अनुस्वार होते हैं, क्या विसर्ग होते हैं, संयुक्त वर्ण कितने हैं आदि के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। स्वर मतलब क्या है? स्वर के बारे में एक परिभाषा आई है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अर्थात स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं ही अपने आप में पूर्ण होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जब स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अन्य किसी भी वर्णमाला की किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ ये हमारे स्वर माने गए हैं। अर्थात अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे 9 स्वर माने गए हैं। कितने स्वर हैं? ये 9 स्वर माने गए हैं। अब एक प्रश्न हमारा बनता है, एक बहुत आधारित बहुत बेसिक प्रश्न बनता है एक, कि इसमें ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वराः कति भवन्ति, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है 5 ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे पास। 5 कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ और ऋ, ये हमारे ह्रस्व स्वर माने गए हैं, बिल्कुल ह्रस्व स्वर। ये 5 हमारे ह्रस्व स्वर माने गए हैं। अब इसी क्रम में आगे हम देखें, व्यंजनों के बारे में चर्चा करें तो स्वर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता है, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 9 मानी गई है और उनमें ह्रस्व स्वर कितने माने गए हैं? 5। आगे चलते हैं, व्यंजनों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो व्यंजन क्या है? तो व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। यथा जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर क, ये हमारा व्यंजन वर्ण है। अब इसमें यदि मुझे क बोलना है तो मुझे इसमें अ की सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थात मुझे अ रूपी स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात हम व्यंजनों का उच्चारण जब हम कर पाएंगे जब हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होगी। अर्थात अब जैसे मुझे की बोलना है ऐसा, तो क में ई इस स्वर का मुझे विधान करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं ऐसा इसका उच्चारण कर पाऊंगा कि। यहीं पर यदि मैं अन्य वर्णों के संदर्भ में देखूं, जैसे ख,
इसमें यदि मुझे ख बोलना है तो मुझे इसमें अ का विधान करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा बनेगा ख ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। अब व्यंजन वर्ण हमारे कितने होते हैं, क्या इनकी स्थिति है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करते हैं व्यंजनों के बारे में। तो देखिए बच्चों, व्यंजनम ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है। व्यंजनम ये इसकी संख्या मानी गई है 33। कैसे, देखिए बच्चों, वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे। कैसे व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन। वर्ग संस्कृत में वर्णमाला के अंतर्गत 5 वर्ग माने गए। कितने वर्ग माने गए, 5। अब 5 के अंदर 5 ही वर्ण होते हैं, तो हमारे ये टोटल वर्ण हो जाते हैं 25। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, जैसे क वर्ग, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, स्पष्ट व्यंजन भी बोलते हैं इनको, और उदित वर्ण भी इसको हम बोलते हैं। क वर्ग, इसी क्रम में च वर्ग, इसी क्रम में ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कैसे हुए ये देखते हैं थोड़ा सा। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और ङ, ये 5। च के अंतर्गत च, च, ज, झ और य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ण। फिर त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हमारे वर्गीय व्यंजन हैं। इनको अपन स्पष्ट व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं, उदित वर्ण भी बोलते हैं और वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। क वर्ग के अंतर्गत आप देखिए कौन कौन से वर्ण हमारे आ रहे हैं, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, च, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों की टोटल संख्या हमारी होगी 25। 25 तो हमारे वर्गीय व्यंजन वाले हो गए। उसके बाद में फिर हमारे वर्ण आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका जब उच्चारण किया जाता है तो मुख के अंदर की जो ऊष्मा होती है वह मुख के अंदर ही रहती है। ऐसे वर्ण हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। ये हमारे हो गए, ये अंतस्थ वर्ण कहते हैं इनको, य, व, र, ल। इसी क्रम में एक वर्ण होते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं, स, स, स और ह। अब देखिए यहाँ पर 25 ही हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अर्थात व्यंजन वर्णों की संख्या हमारी कितनी मानी गई है, टोटल 33। कैसे 33 मानी गई है, वर्गीय व्यंजन ये हमारे 25 हो गए, अंतस्थ वर्ण 4 हो गए और ऊष्म वर्ण भी हमारे 4 हो गए। तो टोटल संख्या कितनी होगी व्यंजनों की, 33। आगे देखें इसी क्रम में थोड़ा सा अनुस्वार या अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों, अनुनासिक वर्ण वर्गीय व्यंजन के अंतिम जो वर्ण है, 5वां जो वर्ण है, वो पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण वाले अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण मतलब क्या, ऐसे वर्ण जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। अर्थात कैसे, य, म, न, ण और न। ये जो 5 वर्ण हैं ये हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रयोग हमेशा नाक की सहायता से किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वर्ण जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या मानी गई है 5। ठीक है, अब इसी क्रम में अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अनुस्वार हम कहते हैं इसको, अनुस्वार इसका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। इन अनुनासिक वर्णों से अनुनासिक संधि बनती है
अनुस्वार संधि बनती है, मुंह अनुस्वार, ये वाले इस वाले सूत्र से। अगर हम संयुक्त व्यंजन वर्णों की अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन वर्ण हमारे कितने भी हो सकते हैं। अर्थात यदि वर्णमाला के संदर्भ में देखें तो वर्णमाला के संदर्भ में जैसे ऐसे वर्ण जो परस्पर दो व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं वे हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं स, ये कैसे बना, तो इसमें क है, एक ये व्यंजन हो गया और एक हमारा ये वाला व्यंजन वर्ण हो गया, तब जाकर के स ऐसा बना। अगर ज्यम, अगर इसकी बात करें ये कैसे बना, तो ज और यम ये दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे वर्ण जो परस्पर दो व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ते हैं या उनके जुड़ने से बनते हैं वे हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। प्रिय मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, हमारी क्लास बिल्कुल सिस्टम से चलेगी, क्रमिक अध्ययन के अनुसार चलेगी, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार चलेगी। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे सिस्टम पर थोड़ा सा काम करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा 2-4 दिन का और समय लूंगा और नियत समय पर और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी क्लासें निर्धारित समय पर प्रारंभ होंगी। तब तक के लिए आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए, इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय जय भारतम, जय जय संस्कृतम, जय मां भारती, जय।